Hello everyone. Today I am going to discuss about the open learning system. In this we will discuss about the open schools and open universities. It comes under paper 9, that is ICT in education, and unit 2. So, let's start to discuss about open learning system. जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में यह डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ डिस्टेंस लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा क्या होती है। हमने यह डिस्कस किया कि दूरस्थ शिक्षा में छात्र तथा शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन नहीं करते हैं, बल्कि छात्र अपनी समय और गति और रुचि के अनुसार सहायक सामग्रियों द्वारा जो सेल्फ इंस्ट्रक्टेड होते हैं के द्वारा अध्ययन करता है। तो इस दूरस्थ शिक्षा को चलाने के लिए कुछ सिस्टम है, कुछ प्रणाली हैं जिन्हें हम ओपन लर्निंग सिस्टम कहते हैं, मुक्त अधिगम प्रणाली कहते हैं। आइए हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करें। हम सबसे पहले देखेंगे कि मुक्त शिक्षा प्रणाली है क्या। तो मुक्त शिक्षा या ओपन लर्निंग और ओपन एजुकेशन से मतलब उन सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से है, शैक्षिक संस्थानों से है, जिसमें एंट्रेंस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी बैरियर्स हैं, उनको ख़त्म किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। आई मीन टू से, जैसे हमने बताया कि हम दूरस्थ शिक्षा में क्यों भाग लेते हैं या दूरस्थ शिक्षा के द्वारा क्यों अपनी स्टडीज़ करना चाहते हैं। जब हम क्या करते हैं, इन सर्विस होते हैं या हम जो पाठ्यक्रम पढ़ना चाहते हैं या जिस फैकल्टी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो हमारी पहुंच से बाहर होता है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत, जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंतर्गत नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं, दूरस्थ शिक्षा में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मुक्त लर्निंग सिस्टम जो है ये प्रवेश से संबंधित सारे अवरोधों को ख़त्म करना चाहती है। जैसा हम जानते हैं कि हमारे जो प्रत्यक्ष स्कूल विद्यालय जो हैं वो क्या करते हैं, उनके पास एक सीमित संख्या की सीट होती है जिस पर वह विद्यार्थियों का चयन करते हैं, और इसके लिए कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। एक परसेंटाइल बता दिया जाता है कि आपका परसेंटेज 70% होना चाहिए या 75% होना चाहिए, या कुछ इसी तरह का क्राइटेरिया बनाया जाता है। आपकी आयु सीमा बताई जाती है, ठीक है। आप उस क्षेत्र से भी बिलोंग करना चाहिए, कभी कभी ऐसा भी बताया जाता है जब स्थानीयता को महत्व दिया जाता है। लेकिन मुक्त अधिगम प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। यह एक नवाचार है या इनोवेटिव एजुकेशन सिस्टम है। आइए हम इसके बारे में चर्चा करें। ओपन लर्निंग है क्या? हम कह सकते हैं कि ओपन लर्निंग शिक्षा संबंधी एक नवाचारी आंदोलन है एवं शिक्षा सुधार है। मैं फिर से बता रही हूँ, ये इसकी परिभाषा के रूप में हम इसे ले सकते हैं। मुक्त अधिगम शिक्षा संबंधी एक नवाचारी आंदोलन एवं शिक्षा सुधार है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंदर अधिगम के अवसरों की वृद्धि करता है या सीखने के अवसरों को औपचारिक शिक्षा पद्धति की सीमाओं के परे ले जाता है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई है और आज एजुकेशन सिस्टम में इसने बहुत अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाया है और एक बहुत अच्छी भूमिका बना ली है। देखिए, डैट मीन्स ओपन लर्निंग जो है, ओपन लर्निंग सिस्टम जो है, उसमें 3 प्रमुख बातें हैं। दिस इज़ अ इनोवेटिव मेथड ऑफ लर्निंग, यह एक नवाचार सीखने का प्रक्रिया है। यह शिक्षा सुधार है। एजुकेशन में जितने प्रॉब्लम्स हैं एडमिशन से रिलेटेड, जो बाधाएं हैं, उनके लिए ये क्या है, एक सुधार की तरह से कार्य करता है। यह सीखने के अवसरों की वृद्धि करता है, ओके। और यह अधिगम की अनौपचारिक क्या है, प्रक्रिया है, जो औपचारिक रूप में, प्रत्यक्ष रूप में नहीं निभाई जाती है।
तो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को चलाने के लिए मुक्त अधिगम प्रणाली का होना अति आवश्यक है। तो मुक्त अधिगम की प्रमुख तथ्य जो है वो इस प्रकार हैं। वो है शिक्षण। कक्षा में शिक्षण हम इसलिए बोल सकते हैं इसे कि शिक्षक अपने समय के अनुसार अपनी जितने भी क्लासेस होते हैं या लेक्चर्स होते हैं या अधिगम के लिए जो भी आवश्यक तथ्य होते हैं उनको कई सारे माध्यमों के द्वारा छात्रों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे हो सकता है ये ऑडियो हो, विजुअल हो, ऑडियो विजुअल हो या फिर मुद्रित सामग्री हो, प्रिंटेड मटेरियल्स हो। ओके, तो साथ में इसमें एक खास तथ्य ये भी है इंटरैक्शन हम नॉर्मल क्लासेस में भी करते हैं जब हम औपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं या कराते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरैक्शन से तात्पर्य है कि शिक्षकों ने जो भी सहायक शिक्षण सामग्री बच्चों को दी है, सेल्फ इंस्ट्रक्ट मटेरियल उन्हें दिया है, छात्र उसे किस रूप में इंटरैक्ट कर रहे हैं, लिखित रूप में या ऑडियो विजुअल के माध्यम से। ओके, यहाँ पे कार्य से संबंधित प्रशिक्षण और शिक्षण भी दिया जाता है। जैसे आप बीएड वोकेशनल कोर्स को ही ले लें, यह इग्नू जो एक मुक्त विश्वविद्यालय है के द्वारा भी संभव होती है। इसमें क्या होता है, अधिगम का लचीलापन होता है। मीन्स लर्निंग क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। व्हाट डज इट मीन्स, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया है कि दूरस्थ शिक्षा में छात्र अपने समय, अपनी गति और अपनी अभिरुचि के अनुसार क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे लचीलापन का अर्थ यही है। लाइक हम किसी भी ओपन एजुकेशन सिस्टम की जब बात करते हैं जो दूरस्थ शिक्षा को बढ़ाने में मदद करता है या दूरस्थ शिक्षा को चलाने के लिए बहुत आवश्यक है, तब हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। इसमें लचीलापन का यह अर्थ होता है कि यहाँ पे शिक्षण संस्थान में प्रवेश और उसे छोड़ने में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बहुत टफ नहीं होता है कि हमें टीसी चाहिए या हमें ये चाहिए। हम अपने कोर्स को समाप्त करने के बाद आसानी से किसी भी संस्थान को, मुक्त संस्थान को छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अध्ययन के स्थान, समय और गति में लचीलापन है, जो हमने अभी चर्चा की है कि छात्र क्या करते हैं इस प्रणाली के अंतर्गत, मुक्त अधिगम प्रणाली के अंतर्गत अपनी समय, अपनी गति और अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई करते हैं। अध्ययन की विधि में लचीलापन है, क्योंकि जो सेल्फ इंस्ट्रक्ट मटेरियल है उसे काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी पक्षों से गुजार कर काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया जाता है ताकि छात्र सेल्फ इंस्ट्रक्ट खुद को कर सकें। इसलिए अध्ययन की विधि में भी लचीलापन होता है। देन पाठ्यक्रम के चयन और मिश्रण में लचीलापन, जो हम करिकुलम चूज़ करते हैं उसके भी चयन में लचीलापन होता है। सपोज़ एक एग्जांपल देती हूँ, जब आप बीएड करते थे 1 ईयर्स के कोर्स में, तब उस समय ऐसी बाध्यता होती थी कि आप अपने एक मेथड के साथ और एक मेथड पढ़ाने के लिए ले सकते हैं। आपके 2 मेथड्स होते थे। कई संस्थानों में ऐसा होता था कि आप अपने विषय के साथ जो मेथड लेंगे वो पहले से निर्धारित होती थी, आपको चयन का कोई ऑप्शन नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि शिक्षकों की कमी के कारण हम जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो चुने हुए, जो कि आपको ऑप्ट करना है 4 में से 1, उसमें से कोई हम एक ही निश्चित कर दिया जाता है हमारे लिए और हमें उसे पढ़ने की बाध्यता होती है। लेकिन ओपन लर्निंग सिस्टम में ये सारी बाध्यताएं ख़त्म होती हैं। ओके, इसके आगे हम चर्चा करेंगे अबाउट मुक्त शिक्षा विश्वविद्यालय। तो ओपन लर्निंग सिस्टम में हमने यही जाना कि ओपन लर्निंग सिस्टम जो है वह दूरस्थ शिक्षा को चलाने के लिए एक प्रणाली है जो कि कई रूप में कार्य करती है, जो कि ओपन स्कूल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटीज़ के रूप में कार्य करती हैं। और यह क्या है, एक नवाचार है, इनोवेशन है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो एंट्रेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, प्रवेश संबंधी समस्याओं का हल करती है।
इसमें अधिगम जो है वो लचीला होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल लर्निंग होती है, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और हम अ, इसमें क्या करते हैं कि इसमें एडमिशन लेने और संस्थान को छोड़ने दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हम अपने समय, स्थान और गति के अनुसार और रुचि के अनुसार क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। अध्ययन की विधि लचीली है क्योंकि हम दिए गए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल से कोई भी मटेरियल चूज़ कर सकते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल हैं। और साथ ही साथ पाठ्यक्रम के चयन में करिकुलम के को चूज़ करने में भी फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, आइए हम अब डिस्कस करते हैं अबाउट ओपन स्कूल्स ऑफ लर्निंग। ओके, ओपन स्कूल्स ऑफ लर्निंग क्या होती है? ओपन स्कूल्स ऑफ लर्निंग ऐसे संस्थान हैं जिसके द्वारा हम छात्रों को 8वीं के बाद की शिक्षा दे सकते हैं, स्कूल के लेवल की शिक्षा दे सकते हैं। ओके, तो स्कूल लेवल की शिक्षा जैसे अभी मैं आपको बता दूं कि NIOS जो है वो ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो कि हमें स्कूल के बाद की शिक्षा देते हैं। NIOS एंड NOS, इसे हम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय भी कहते हैं। यह भारत के मुक्त विद्यालयों का एक परिषद है और ये ऑटोनमस है, स्वायत्त संगठन है। इसे चलाने के लिए किसी सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं है और इसकी स्थापना भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1989 में किया था। फिर से एक बार आप सुनेंगे ध्यान से कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान जो ओपन स्कूल सिस्टम के अंतर्गत आता है, यह भारत के मुक्त विद्यालयों की शिक्षा का परिषद है जो कि ऑटोनोमस बॉडी है और इसकी स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1989 ईस्वी में की थी, 1989 में की थी। अब इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान को बनाने का या इसकी स्थापना करने की क्या आवश्यकता थी? इसकी आवश्यकता थी कि दूरस्थ शिक्षा के जो भी उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब हमारे पास हमारे लोकेलिटी में अच्छे कॉलेज नहीं हो या फिर कॉलेज ही नहीं हो या स्कूल्स की सुविधा ना हो, तब हम दूरस्थ शिक्षा की सहायता लेते हैं। तो इसका भी उद्देश्य यही है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का, कि देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सस्ती शिक्षा सुलभ कराना। और इसे CBSE भी चलाती है और उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड है, UP बोर्ड, वो भी चलाता है। ओके, और यह क्या करते हैं, समय समय पर परीक्षा संचालित करते हैं और इन फ्यूचर अबाउट 50 लाख स्टूडेंट्स आर देयर। 15 लाख से अधिक स्टूडेंट्स इस राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पे स्कूल के कार्यक्रम के साथ साथ वोकेशनल कोर्स भी चलाए जाते हैं और छात्र अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी विषय चुन सकते हैं। बस इसके साथ यह है कि एक भाषा संबंधी विषय को चयन करना अनिवार्य होता है और इसमें प्रवेश लेने वाले, एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए कोई अधिकतम आयु निर्धारित नहीं होती है। इसके क्या क्या पाठ्यक्रम हो सकते हैं? बेसिक स्कूल, ओपन स्कूल सिस्टम के ओपन बेसिक एजुकेशन होते हैं, सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं एंड वोकेशनल एजुकेशंस होते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? हमने अभी डिस्कस किया कि इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान क्या है। इसके अंतर्गत NIOS और NOS आते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि स्कूल स्तर की शिक्षा के अलावा वोकेशनल कोर्स भी कराए जाते हैं। कोई उम्र सीमा नहीं होती है प्रवेश के लिए और आप
अपने विषय को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं, बस एक भाषा संबंधी विषय को चुनने की अनिवार्यता होती है। इसके पाठ्यक्रम क्या है? ओपन बेसिक एजुकेशन, सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स एंड वोकेशनल एजुकेशन। इसकी योग्यता क्या है? इसकी योग्यता है कि सेकेंडरी कोर्स में प्रवेश लेने के लिए आपको 8th पास होना ज़रूरी है और सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th पास करना आवश्यक है। ठीक है। देन हमारे राज्यों में कौन कौन से ओपन स्कूल हैं? जैसे NIOS के रीजनल सेंटर हैदराबाद है, पुणे है, कोलकाता है, भुवनेश्वर है, गुवाहाटी, चंडीगढ़, दिल्ली, इलाहाबाद, देहरादून, पटना, जयपुर, कोच्चि और भोपाल में स्थित है। इसके अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, केरल व जम्मू और कश्मीर में भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के साथ मिलकर राज्य स्तरीय ओपन स्कूल स्थापित किए गए हैं। शिक्षा और शिक्षण की सामग्री क्या है? सेल्फ इंस्ट्रक्ट मटेरियल डेवलप करते हैं इसमें शिक्षक, जिसके द्वारा छात्र अपने समय और अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह थी ओपन स्कूल के बारे में जानकारी। आइए हम देखते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ क्या होते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जो दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं, दूरस्थ शिक्षा के लिए स्थापित किए जाते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय भारत में कार्य कर रहे हैं, साथ ही साथ अन्य देशों में भी कार्य कर रहे हैं। इसमें जो प्रवेश की नीति होती है वो बिल्कुल खुली होती है या बहुत इजी होती है और विद्यार्थियों को अधिकांश स्नातक स्तर में प्रवेश देने के लिए उनकी पूर्व शैक्षिक योग्यताओं की ज़रूरत का कोई बंधन नहीं लगाया जाता। जैसे कि अभी मुझे PG में एडमिशन लेना है साइकोलॉजी में, तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं होगी कि मेरा एक विषय मेरे ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी ही होना चाहिए। ठीक है, ये बाध्यता ख़त्म होती है। जबकि अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में जाऊँ पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं साइकोलॉजी करने यहाँ औपचारिक संस्थानों से करना चाहूँ, जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्रत्यक्ष यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे करना चाहूँ, तो दे विल आस्क अबाउट साइकोलॉजी इन माय ग्रेजुएशन लेवल, जो कि मेरे पास नहीं है मगर मेरी रुचि है उसमें। तो ये जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं ये मुझे हेल्प कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी लेने के लिए। ओके, तो भारत में फ़िलहाल 14 खुले विश्वविद्यालय हैं तथा 75 नियमित विश्वविद्यालय और कई अन्य संस्थाएं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को चलाते हैं। जो डिस्टेंस एजुकेशन हमारे यहाँ रन हो रहा है उसके लिए 14 ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसमें 75 जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ है यह इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे इग्नू से हम कोई भी कार्य करते हैं, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटीज़, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज़ से अगर हम कुछ कोर्स करना चाहते हैं तो समय समय पर उसके वर्कशॉप होते हैं और उसके लिए कई सारे सेंटर बनाए जाते हैं जो हमारे लोकल यूनिवर्सिटी के सेंटर के ही भाग होते हैं। जैसे बीएड के लिए करीम सिटी और लोयला जैसे सेंटर बने हुए हैं इन आर सिटी इन जमशेदपुर। तो ये सभी किसके अंतर्गत आ रहे हैं? कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आ रहे हैं। तो इस तरह से कई सेंटर्स होते हैं। तो ये जो दूरस्थ शिक्षा है वह किन किन लोगों के लिए होती है? पहला, जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डिस्टेंस लर्निंग कैसे छात्रों के लिए देते हैं? फर्स्ट, जो लेट कमर्स हैं या लेट स्टडी स्टार्ट करते हैं, देर से पढ़ाई शुरू करने वालों के लिए। देन, जिन व्यक्तियों के घर के पास उच्चतम शिक्षा साधन नहीं है, हायर एजुकेशन के लिए जिनके घर के नज़दीक कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है या कॉलेजेस नहीं हैं। सेवारत व्यक्तियों के लिए मीन्स इन सर्विस व्यक्तियों के लिए।
इन सर्विस व्यक्तियों के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो NOIS का एक बहुत ही प्रचलित तरीका है या बहुत फेमस तरीका है जो अभी हाल में ही संपन्न हुआ है। वह ये है कि कई विद्यालयों में ऐसा था कि शिक्षक बिना ट्रेनिंग के ही पढ़ा रहे थे। उन्होंने कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग उसके लिए नहीं ली थी, ना बीएड उन्होंने किया था, ना ही उन्होंने कोई प्राथमिक स्तर पर ट्रेनिंग ली थी। तो NOIS ने क्या किया कि डीएलएड का प्रोग्राम जो कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए होता है, यह प्रोग्राम इन सर्विस शिक्षकों के लिए लागू किया और इसके लिए उन्होंने अपने स्तर पर चयन किया और उनको प्रशिक्षित करने का कार्य किया। इसके लिए सभी क्या थे, आमंत्रित थे और उनको उनकी योग्यता के अनुसार वहाँ पर एडमिशन मिला और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की, जो कि इन सर्विस टीचरों के लिए थी। साथ ही साथ ये वैसे लोगों के लिए है जो अपनी शैक्षिक योग्यताएं बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो भारत के कौन कौन से मुक्त विश्वविद्यालय हैं, आइए हम देखें। ये विश्वविद्यालय स्नातक मतलब ग्रेजुएशन करिकुलम के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन का भी प्रोग्राम चलाते हैं और साथ साथ मास्टर इन फिलोसॉफी और डॉक्टरेट यानी कि PhD या फिर डिप्लोमा में भी सर्टिफिकेट्स प्रदान करते हैं। भारत के कुछ प्रमुख मुक्त विश्वविद्यालय हैं जिनके बारे में आइए हम बताते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय जो कि नई दिल्ली में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय, ये आंध्र प्रदेश में है, हैदराबाद में। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1987 में हुई है, जो राजस्थान के कोटा में है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा खुला विश्वविद्यालय जो पटना बिहार में है, ये भी 1987 में आरंभ किया गया है। यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय जो कि महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश का भोज खुला विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। कर्नाटक राज्य खुला विश्वविद्यालय जो कि मैसूर में है, कर्नाटका में। नेताजी सुभाष खुला विश्वविद्यालय जो कि पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन खुला विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद में है, यूपी में। जो नेक्स्ट है तमिलनाडु खुला विश्वविद्यालय जो कि तमिलनाडु चेन्नई में है। देन पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी जो कि छत्तीसगढ़ में है, बिलासपुर में। देन उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी जो कि उत्तराखंड में है, नैनीताल में। देन 14 KK हैंडकी राज्य विश्वविद्यालय जो कि आसाम के गुवाहाटी में है। तो ये 14 मुक्त विश्वविद्यालय हैं जो कि हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। इनके बारे में जो विस्तृत शिक्षा है ये हमने अपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ लिया है, जैसे इग्नू, NOS, इनके बारे में हमने विस्तृत जानकारी ली है। तो आज हमने देखा कि ओपन लर्निंग सिस्टम क्या होता है और उसके अंतर्गत आने वाले ओपन स्कूल्स और ओपन यूनिवर्सिटीज़ का क्या कार्य है और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। In our next video lecture, we will discuss about the evaluation and educational technology. Thank you.